अगर आप फंस गए ऐसी चीजों में एडवांस देके तो बिल्डर से आप पैसा निकालते निकालते थक जाओगे कि घर खरीद लो, घर की कीमतें कभी गिरती नहीं है, प्राइजेस तो हमेशा बढ़ते ही चले जाते हैं, तो घर खरीद लोगे तो सुखी रहोगे एंड प्लस तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। इंडिया में लैंड लॉज इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ गए तो तारीख पे तारीख आती जाएगी एंड आपका कैश आउटफ्लो होता चला जाएगा। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको रियल एस्टेट में निवेश करना भी चाहिए या नहीं। अब रियल एस्टेट बहुत प्रकार के होते हैं, तो आपको प्लॉट खरीदना चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना चाहिए, आपको कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदनी चाहिए कि आपको अपना पैसा फ्लैट्स में लगा देना चाहिए। सो इस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं अपनी रीसेंट गोवा ट्रिप से। सो गोवा जाने का मुझे बहुत शौक है एंड गोवा इज वन ऑफ माई फेवरेट डेस्टिनेशंस इन इंडिया। आप लोग मुझे बताइएगा कॉमेंट में कि आपकी फेवरेट लोकेशन इंडिया में क्या है। मैं अपनी गोवा ट्रिप पे था। जब भी मैं गोवा ट्रिप पे जाता हूं तो मैं घर जरूर देखता हूं, बिकॉज मुझे घर अगर कहीं पे भी खरीदना होगा तो मोस्ट लाइकली मैं गोवा में खरीदूंगा। गोवा में मैं एक पोर्चुगीज स्टाइल विला देख रहा था एंड उसकी कीमत रफली 3.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में पड़ रही थी। नाउ इंटरेस्टिंग बात और फनी बात यह है कि अगर मैं वही घर पोर्चुगल जाके खरीद लूं तो मुझे एक तो विला मिल जाएगा, प्लस मुझे गोल्डन वीजा टू पोर्चुगल भी मिल जाएगा। इस कहानी के थ्रू मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि रियल एस्टेट की प्राइसेस इंडिया में बहुत ज्यादा है। दूसरा रिलेटेड पॉइंट, आपने खुद अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स में देखा होगा कि जब लोग इंडिया में रियल एस्टेट खरीदते हैं तो वो बहुत सारा लोन लेके खरीदते हैं। कई बार उनको पोजेशन नहीं मिलता है, कई बार लीगल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं एंड बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं एंड उनकी फाइनेंशियल वेल बीइंग काफी रूइन हो जाती है। तो इस मुद्दे से आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का रियल एस्टेट खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, वो आपके पोर्टफोलियो का कैसे पार्ट बन सकता है। उससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। लेट अस गेट द वीडियो स्टार्टेड एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम सिस्टमैटिकली समझते हैं कि आपको रियल एस्टेट में निवेश करना भी चाहिए या नहीं। तो इसमें आपको दो मुख्य बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि पहले तो आपको वजह समझ में आनी चाहिए कि आप रियल एस्टेट, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एक खुद का घर हो, आप वो खरीदना क्यों चाहते हो। तो यहाँ पे लोग दो मुख्य बातें बोलते हैं। पहली बात तो वो ये बोलते हैं कि यार अगर मैंने घर नहीं खरीदा तो मेरी शादी नहीं होगी, या मेरे पेरेंट्स मुझे पुश कर रहे हैं कि घर खरीद लो, तुम्हारी नौकरी तो अच्छी लगी गई है तो घर क्यों नहीं खरीदते हो, राइट। सो दीज आर ऑल इमोशनल रीजंस। यहाँ पे आप लॉजिक या एनालिसिस नहीं कर रहे हो किसी चीज को खरीदने से पहले, यहाँ पे आप इमोशंस में बह के उस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं अब इस चीज को सही या गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि लोगों के बहुत सारे इमोशनल रीजंस होते हैं एंड वो सही भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स की इच्छा है एक खुद का घर होना एंड वो चाहते हैं कि आप घर खरीदो और उसमें उनको रखो, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉस्ट जो आप उसके साथ अटैच कर सको। वहां पे आरओआई एनालिसिस करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। वो एक इमोशनल डिसीजन हो गया, लेकिन आप ये समझें ऐसे डिसीजंस लेने से पहले कि वो एक इमोशनल डिसीजन है, उसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह ना लें। अब सेकंड रीजन, जो मुख्य वजह ये होती है कि यार अक्षत मेरे को तो घर इसलिए खरीदना है क्योंकि मैं ना उससे एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम बना सकता हूं, मैं इसको किराए पे चढ़ा दूंगा, हर महीने किराया आएगा एंड मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। बॉटम लाइन यहाँ पे क्या हुई कि आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस घर को खरीद लिया। तो ये एक थोड़ा सा एनालिटिकल विषय हो जाता है एंड यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए पहली चीज कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में अंतर क्या होता है। सेविंग्स का मतलब होता है कि आपने कोई भी एसेट खरीदा, फॉर एग्जांपल एक घर हो गई या दुकान हो गया या लैंड हो गया, तो वो एसेट अगर वैल्यू में नीचे नहीं जा रहा है तो वो बहुत अच्छा एक सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 30 लाख की एक दुकान खरीदी एंड अगले साल उसकी कीमत गिरी नहीं, बढ़ी भी नहीं, गिरी भी नहीं, वो 30 की 30 लाख रही, तो इट्स अ डिसेंट सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट। मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया था, आप प्लीज जाके देखें, आपको ज्यादा समझ आएगा कि सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में अंतर क्या होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट में सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मोस्टली कैसी भी रियल एस्टेट खरीद लोगे, उस रियल एस्टेट की वैल्यू नीचे तो नहीं जानी चाहिए अनलेस आपने बहुत ही हॉरिबल सी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे होता है इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का कोई घर खरीदा एंड 2 साल बाद उसकी वैल्यू 80 लाख रुपए हो गई, तो यहां पे क्या हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जब वो घर खरीदते हैं वो किस वजह से खरीदते हैं, वो खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट करने के व्यू पॉइंट से। आप किसी से भी जाके बात कर लो, इनफैक्ट अगर आपके पेरेंट्स भी आपको पुश कर रहे हैं घर खरीदने के लिए, वन ऑफ द लॉजिक्स जो आपसे बोलेंगे वो ये होगा कि घर खरीद लो, घर की कीमतें कभी गिरती नहीं है, प्राइजेस तो हमेशा बढ़ते ही चले जाते हैं, तो घर खरीद लोगे तो सुखी रहोगे एंड प्लस तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। बॉटम लाइन वहां पे लोग आपको इन्वेस्टमेंट का व्यू पॉइंट समझाते हैं इन ऑर्डर टू बाय रियल एस्टेट।
सो अपन इस पे थोड़ा सा एक एनालिसिस करके देख लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं ROI और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस क्या बोलता है ये मैं आपको थोड़े नंबर्स के थ्रू समझाता हूं। सो लेट्स डू दिस ROI एनालिसिस एंड यहां पे अपन एक दिल्ली के घर का एग्जांपल लेते हैं। वाई दिल्ली का घर? क्योंकि मैं मोस्टली अपना टाइम दिल्ली में स्पेंड करता हूं, तो इसलिए मुझे यहां पे रियल एस्टेट का आइडिया है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ROI का मतलब ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो एक इन्वेस्टमेंट चीज हो गई, एक रिटर्न हो गई। अगर अपने रिटर्न ज्यादा बन रहे हैं कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट, देन इट मीन्स कि ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है एंड हमें कर देना चाहिए। तो यहाँ पे अपन कुछ नंबर्स रन करके देखते हैं। सो पहली चीज तो ये कि अपन इन्वेस्टमेंट अज्यूम करते हैं कि अपन दिल्ली में कोई घर खरीद रहे हैं तो उसकी एवरेज कीमत अपन 2 करोड़ मान के चलते हैं। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। नाउ अपन कोई भी घर खरीद रहे हैं तो उसका रिटर्न कैसे आता है? उसका रिटर्न 2 तरीकों से आता है। पहले को अपन बोलते हैं एसेट प्राइस अप्रिसिएशन। सो एसेट प्राइस अप्रिसिएशन का मतलब यह है कि अगर आपने आज 2022 में घर 2 करोड़ रुपए का खरीदा एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वो 2025 में 3 करोड़ का हो गया, तो आपका रिटर्न कितना आया? 1 करोड़ रुपए इन 3 ईयर्स। सो इसमें हुआ क्या कि आपके हाउस की कीमत बढ़ गई, लेकिन बीच में होगा ये कि आपको रेंटल यील्ड या आपने अगर उस घर को किराए पे दे दिया तो उससे भी आपको कुछ इनकम होगी, तो उसका अपन बोलते हैं रेंटल यील्ड। सो अपन ये 2 नंबर्स रन करके देखते हैं एंड यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है जो आप देखेंगे, जो स्टडी करी गई थी RBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, जिसने बताया है कि आपकी एवरेज प्रॉपर्टी की ग्रोथ होती है बिटवीन 2 to 3%। सो अगर आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा तो नेक्स्ट ईयर उसकी मोस्ट लाइकली ग्रोथ होगी बिटवीन 1.02 करोड़ टू 1.03 करोड़। तो ये तो 203% हो गया। दूसरी चीज ये कि अपन रेंटल यील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप आराम से जाके एक छोटा सा मार्केट सर्वे कर सकते हैं जहां से आपको रेंटल यील्ड मिल जाएगी। सो आपको यील्ड ये मिलेगी कि अगर आप दिल्ली में कोई भी 1 करोड़ का घर खरीदते हो तो उस पर आपको किराया मिलता है 20,000 का। तो अगर आपने 2 करोड़ का घर खरीदा तो कितना हुआ? 40,000 का किराया हुआ, मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4.8 लाख पर ईयर। अब आप 4.8 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे 2 करोड़ से तो आपकी रेंटल यील्ड कितनी हुई इन परसेंटेज? तो इट विल कम आउट टू बी अगेन अराउंड 2.4%। सो अगर आप इन दोनों नंबर्स को जोड़ दो तो आपकी टोटल यील्ड कितनी आई? 2 से 3%, आप 3% भी मान लो प्लस 2.5%। सो टोटल यील्ड आपकी आती है 5.5% दिल्ली में। अगर आप घर खरीद रहे हो या किसी भी मेजर मेट्रो में खरीद रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली इतनी ही यील्ड पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको 5% का रिटर्न प्रॉपर्टी पे मिल रहा है तो आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बोलोगे कि यार 5.5% तो मिल रहे हैं, बहुत पैसे होते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करा लिया होता तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते। हो सकता है आपको 6.5% तक की भी यील्ड मिल जाती, काफी सारे बैंक्स दे रहे हैं। प्लस आप छोटे छोटे अमाउंट में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट्स में जाके इन्वेस्ट कर दो तो रफली वहां पे यील्ड 12% होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर होता है इन्फ्लेशन का फिगर, कि इंडिया में इन्फ्लेशन अभी 8% है और अगर आपको 5.5% की यील्ड मिल रही है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ तो रियल टर्म्स में तो आपका पैसा कम हो रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है समझने के लिए। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि अक्षत ऐसा थोड़ी होता है, आप तो सिर्फ दिल्ली के फिगर्स बता रहे हो। मेरे चाचा जी ने तो गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी बेची थी एंड उनके पास 10 करोड़ आ गए, अब उन्होंने 100 पजेरो उबर पे लगा दिए हैं। देखिए, आप इस तरीके के एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हमेशा दे सकते हैं, लेकिन अपन जनरल डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो जो मैंने आपको डेटा समझाया वो एकदम ठीक है। वो इंडिया लेवल का एग्रीगेटेड डेटा है। यस, अब डिपेंड करता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी स्काउटिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, आप अच्छी प्रॉपर्टी स्काउट कर लेते हो, उस प्रॉपर्टी की ग्रोथ हो जाती है, तो हो सकता है आपको बहुत पैसा मिले। मैं आपसे उस चीज पे आर्ग्यू नहीं कर रहा, लेकिन हमें नेशनल लेवल डेटा बताता है कि जो रियल एस्टेट का एग्जिस्टिंग रिटर्न जो पिछले 10 सालों में रहा है वो काफी कम रहा है। अब आप मेरे से बोलोगे कि यार मेरे को तो रियल एस्टेट में करना है, आई एम जस्ट इन लव विथ रियल एस्टेट एंड मुझे तो खरीदनी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरे पास कुछ चीज मैं बोल सकूं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं अगर किसी के साथ घूमने जा रहा हूं तो मैं दिखा सकूं कि भाई ये देख, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ऑल दैट स्टफ। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एसेंशियली जब भी आप रियल एस्टेट खरीदने जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे ब्रॉडली स्पीकिंग। सबसे पहला मिलेगा कमर्शियल रियल एस्टेट। सो कमर्शियल रियल एस्टेट में अच्छी चीज ये होती है, एंड मेरे पास काफी कमर्शियल रियल एस्टेट है। इनफैक्ट मेरे पास खुद का घर नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स के घर में रहता हूं, लेकिन मैंने कमर्शियल रियल एस्टेट काफी खरीद रखा है। एंड मैंने किस तरह का कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदा है? सो पहली चीज तो ये कि मैंने टियर 2, टियर 3 सिटी में काफी कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदा है। अभी रिसेंटली मैं एक दिल्ली में भी प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूं, विच इज अगेन गोइंग टू बी ए कमर्शियल रियल एस्टेट।
द पॉइंट इज कि मैं कमर्शियल रियल एस्टेट क्यों खरीदता हूं, तो मैं उसका आपको लॉजिक समझा दूं। सो पहली चीज तो ये कि कमर्शियल रियल एस्टेट से आपको कैश फ्लो मिलता है। सो कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि आप कमर्शियल रियल एस्टेट में गद्दा डाल के सोगे तो नहीं, राइट। आप किसी ना किसी को दुकान चलाने के लिए दोगे या एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए दोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पॉइंट इज कि अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट ओन करते हो तो आपका किसी ना किसी तरीके का कैश फ्लो बन जाता है। कैश फ्लो एक एसेट होता है कि मान लीजिए इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड अगले 5 साल में महंगाई डबल हो गई, तो मैं अपनी दुकान का किराया भी डबल कर सकता हूं। अब आप बोलोगे कि अक्षत यार ये तो मैं अपने फ्लैट में भी कर सकता था, इसमें आपने कौन सी नई बात बता दी। ओके, सो यहां पे सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट की रेंटल यील्ड जो होती है वो ट्रेडिशनली और टिपिकली ज्यादा होती है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी एंड टीयर 1 सिटीज में भी। मुझे ये कैसे पता है, मैं आपको कोई डेटा दिखा सकता हूं तो मैं आपको डेटा नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको उसका लॉजिक एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो बेसिकली होता यह है कि कमर्शियल रियल एस्टेट रेंट कौन करता है। तो जैसे मेरी एक कमर्शियल रियल एस्टेट रेंट करी है एक रेस्टोरेंट ने, तो अब उस रेस्टोरेंट ने अगर अपनी ब्रांड बनाई, उन्होंने बाकी सारी इतने इन्वेस्टमेंट करे, उन्होंने मार्केटिंग कॉस्ट अंडरटेक करी, तो वो चाहेंगे कि यार मेरे को 5 साल की लीज मिल जाए या 7 साल की लीज मिल जाए, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा सिक्योर हो जाऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा इन्वेस्टमेंट करते हुए, मैं इतनी मार्केटिंग स्पेंड ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं हो कि यार 2-3 साल बाद मुझे निकाल दें। तो यूजुअली कमर्शियल रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े से लंबे होते हैं, जिसमें जो कमर्शियल रियल एस्टेट ओनर होता है उसके पास थोड़ी सी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है। अब ऑफ कोर्स हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इसलिए मुझे पर्सनली लगता है रेंटल यील्ड जो कमर्शियल रियल एस्टेट की होती है वो काफी प्रोमिनेंट होती है। तो ये तो हो गया कमर्शियल रियल एस्टेट को लेके। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड और प्लॉट को लेके भी मैं काफी बुलिश हूं। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो, अगर मैं फर्दर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा, तो मैं एक्चुअली अपना प्लॉट या एग्रीकल्चरल लैंड खरीदूंगा। एग्रीकल्चरल लैंड में पहली चीज तो ये कि आप अपनी खुद की खेती कर सकते हो एंड वो टैक्स फ्री इनकम होती है, विच इज रियली गुड। प्लॉट में होता यह है कि अगर आपने एक सेफ प्लॉट ले लिया है, आप उसकी बाउंड्री वॉल करा के सिक्योरली उस चीज को ओन कर सकते हो एंड एक्चुअली आप लैंड ओन कर रहे हो। तो प्लॉट में बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसमें बिजनेस रन कर सकते हो, आप उसमें अपना घर बना सकते हो, आप किसी को रेंट पे दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैरिज गार्डन के लिए एंड दुनिया भर की चीजों के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि पहली चीज प्लॉट को लेके बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आपके पास कोई भी बिजनेस ओनर आता है कि सर आप मुझे अपना प्लॉट दे दो, मैं इसमें ना इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कराना चाहता हूं, तो आप दे दो। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है आपके पास, आप अपना खुद का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, खुद का बिजनेस डाल सकते हो। एंड प्लॉट एक तरीके से कच्चा आइटम होता है। कच्चे आइटम का मतलब ये कि प्लॉट में वैल्यू ऐड करने की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आप उसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। प्लॉट की कीमतें भी तेजी से बढ़ती हैं, स्पेशली अगर आपने अच्छे प्लॉट को स्काउट करा हो। अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे हाउसिंग या फ्लैट से, तो आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लंबी लंबी बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनी, उसमें बिल्डर ने 30 माले का फ्लोर बना डाला। अब प्रॉब्लम ऐसी चीजों में ये होती है कि सबसे पहले आप फ्लैट में ओन कर क्या रहे हो, बिकॉज कीमत किस चीज की होती है, कीमत होती है लैंड की जो आप ओन करते हो। जब आप कमर्शियल रियल एस्टेट ओन करते हो तो यूजुअली डिपेंडिंग ऑन द सिटी वेयर यू आर बाइंग, जैसे मैं जहां पे भी खरीदता हूं तो मैं आउटराइट कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदता हूं, पूरी की पूरी कमर्शियल प्रॉपर्टी मेरी होती है। सो आई गेट टू ओन द लैंड ऑल्सो। सिमिलरली अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड या प्लॉट खरीद रहे हो तो उसमें यू गेट टू ओन द लैंड ऑल्सो। अगर आप 30 माले की बिल्डिंग में जिसमें 60, 70, 80 फ्लैट बने हुए हैं, उसमें आप एक फ्लैट खरीद लेते हो, तो आपके हाथ में कितनी जमीन आई, बहुत कम। इसलिए आपने ऑब्जर्व भी करा होगा कि जब आप फ्लैट खरीदते हो और अगर वो फ्लैट 30, 40, 50 साल पुराना हो जाता है तो उस फ्लैट की कीमत बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास 30, 40, 50 साल पुराना पीस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड या प्लॉट पड़ा हो तो उसकी कीमत बिल्कुल कम नहीं होगी। सो इसी वजह से मैं बिल्कुल भी अपना पैसा हाउसिंग या फ्लैट में नहीं लगाता, मैं सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज या प्लॉट्स खरीदता हूं। अब अपन फाइनल सेक्शन में बात करते हैं कि बिफोर बाइंग एनी टाइप ऑफ रियल एस्टेट आपको किन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपके साथ 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करता हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन एटलीस्ट आप ये 4 तो समझ ही लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपको कोई भी रियल एस्टेट खरीदते समय, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, प्लॉट हो या किसी भी तरीके का फ्लैट हो, आपको लोकेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो पहला एग्जाम्पल आता है कि नोएडा में मेरे पेरेंट्स ने एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, फिर उसके बाद वहां पे एयरपोर्ट निकलने लगा, तो उस प्लॉट की कीमत ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई विद इन अ फ्यू ईयर्स। सो द पॉइंट इज कि अगर आपकी लकीली कुछ स्ट्रेटेजिक चेंज हो जाता है लोकेशन में या कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाता है, तो रियल एस्टेट की प्राइसेस बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये, तो आप जहां पे भी प्लॉट खरीदना चाहते हैं या जहां पे भी आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, देखिए कि कुछ तरीके का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आपको मिल रहा है या नहीं।
दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूं कि मैं जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदता हूं वो प्राइम कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। प्राइम कमर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाता हूं, वहां पे जो सिटी सेंटर वाला एरिया होता है वहां पे मैं खरीदता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे मेरी प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन रेट काफी अच्छा होगा। यूटिलाइजेशन रेट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं किसी दुकान वाले को अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे देता हूं, तो 12 महीने में से वो कितने मंथ तक रेंटेड रहेगी? अगर अच्छी लोकेशन पे आपकी प्रॉपर्टी है, द चांसेस आर कि आपने महंगा खरीदा होगा लेकिन आपकी प्रॉपर्टी आराम से उड़ जाती है। तो ये एक प्राइमरी एडवांटेज होता है प्राइम लोकेशन से कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का, बिकॉज किसी भी सिटी में जो प्राइम लोकेशन होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। ऐसा नहीं कि सारी सिटी प्राइम लोकेशन हो जाएगी। अगर आप किसी भी सिटी के सिटी सेंटर में जाएं तो वो एकदम प्राइम लोकेशन होगी। जैसे आप सिटी सेंटर से हटते जाएंगे तो टेक्निकली स्पीकिंग उस प्रॉपर्टी की स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी कम होती जाएगी। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं या आप ओपन हैं कि आप दूसरी सिटीज में जाके रह सकें, तो वहां पे आप सैटेलाइट सिटी का कॉन्सेप्ट समझें। सैटेलाइट सिटी का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे दिल्ली इज द मेन हब, उसके अराउंड नोएडा आ गया, फिर ग्रेटर नोएडा आ गया, थोड़े टाइम बाद ग्रेटर नोएडा आ जाएगा, पता नहीं, लेकिन वो सैटेलाइट सिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रादर देन बाइंग अ फ्लैट इन समथिंग लाइक दिल्ली, इट इज मच बेटर कि आप जाके नोएडा या ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीद लो, बिकॉज चांसेस ऑफ ग्रोथ इन नोएडा या ग्रेटर नोएडा इज गोइंग टू बी मच हायर कंपेयर टू दिल्ली। तो ये पॉइंट अबाउट सैटेलाइट सिटी आप ध्यान में रखिएगा। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है सेफ्टी का। एक्चुअली होता ये है कि जब आप बिल्डर के पास जाते हैं कोई घर खरीदते हैं तो आपको दुनिया भर के सपने दिखा देगा कि यार ये अच्छा है, वो अच्छा है, आप खरीद लो, आप इतना पैसा दे दो, ये वो। ओके, आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी अनडिस्प्यूटेड है कि नहीं। अगर आप कच्ची प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल लैंड या प्लॉट जिसमें बाउंड्री वॉल नहीं है, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च करके खरीदेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते टाइम या फ्लैट खरीदते टाइम आप लोन ले सकते हो बैंक से। आप एक छोटा सा लोन ले लो, सो वो बैंक का सिरदर्द हो जाता है, वो वेरीफाई करके आपको बता देते हैं। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड या प्लॉट खरीद रहे हो सकता है आपको लोन बहुत डिफिकल्टी से मिले, एंड आपको ड्यू डिलिजेंस यानी कि रिसर्च उस लैंड या प्रॉपर्टी की आपको खुद से करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके करना। सेफ्टी वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में लैंड लॉज इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है, अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ गए तो तारीख पे तारीख आती जाएगी एंड आपका कैश आउटफ्लो होता चला जाएगा। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने करोड़ों के घर खरीद लिए एंड उनको पोजेशन तक नहीं मिला, एंड ये बहुत फ्रीक्वेंटली इंडिया में होता है। तो बहुत ध्यान से रेप्यूटेड बिल्डर्स के साथ ही खरीदे। फिर ऐसे रेप्यूटेड बिल्डर्स, ये नहीं जो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके चक्कर में मत आइएगा। थोड़े से आप ऑनलाइन रिव्यूज़ देखिएगा, बाकी लोगों की कमेंट्री पढ़िएगा, जो लोग रह रहे हैं उनके डेवलप कराई गई सोसाइटीज़ में उनसे जाके बात करिए, तब आप खरीदिएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है कि आपको प्रॉपर्टी ऐसी खरीदनी चाहिए जो क्लोज टू कंप्लीशन हो। किसी ने आपको सपने दिखा दिए कि यार 5 साल में बनेगा हमारा घर, आप निवेश कर दो, बहुत अच्छे दामों पे मिलेगा। फालतू की बातें प्लीज मत करिएगा। आपको थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव भी खरीदनी पड़े, एटलीस्ट ऐसी प्रॉपर्टी खरीदिए जो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। एकदम कच्चा माल खरीद के मत बैठ जाइएगा कि किसी ने आपको बहुत अच्छी सी जमीन दिखा दी, उसमें बोल दिया कि यार ऐसा घर बनेगा, वैसा घर बनेगा, मन्नत बना देंगे जैसे शाहरुख खान का है, यार आपको 5 लाख रुपए में भी दे देंगे। प्लीज आप बेवकूफ मत बनिएगा, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं। आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदिए जो क्लोज टू कंप्लीशन हो, भले ही आपको थोड़ी सी महंगी मिले, एटलीस्ट काम होता हुआ दिखना चाहिए, कंप्लीट होता हुआ दिखना चाहिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज होता क्या है कि रियल एस्टेट में बहुत लंबी साइकिल्स आती हैं कि 10-10 साल तक डेवलपमेंट नहीं होता रियल एस्टेट का। अगर आप फंस गए ऐसी चीजों में एडवांस देके, तो बिल्डर से आप पैसा निकालते निकालते थक जाओगे। तो आप ऐसी प्रॉपर्टीज के चक्कर में ना फंसे जहां पे बिल्डर की खुद की रेप्यूटेशन अच्छी ना हो। इनफैक्ट मैं आपसे एनकरेज करूंगा कि आपका अगर एक्सपीरियंस किसी बिल्डर के साथ अच्छा ना रहा हो तो आप कॉमेंट में डालिए, मैं वो चीज वेरीफाई करूंगा। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ऐसे बिल्डर्स की लिस्ट जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। अब फाइनल पॉइंट आता है पोर्टफोलियो रिलेटेड पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स भूल जाते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये आपका पोर्टफोलियो है, आपने उसमें 3 तरीके के एसेट्स पिक करे। आपने मानिए 40% स्टॉक्स या इक्विटीज पिक करी, 30% आपने एफडी में पैसा डाला, 30% आपने रियल एस्टेट में पैसा डाला। तो ये क्या है? ये एक पोर्टफोलियो डिजाइन है कि आपने 40%, 30%, 30% स्प्लिट करके पैसा डाला हुआ है 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस में। अब जब लोग 25 साल या 26 साल में रियल एस्टेट खरीदते हैं तो उनका पोर्टफोलियो डिजाइन कैसा दिखता है? आप मुझे बताइए। उनका पोर्टफोलियो डिजाइन दिखता है नेगेटिव ईएमआई। उनका कोई पोर्टफोलियो होता ही नहीं है। उन्होंने 2 करोड़ का घर खरीद लिया, हर महीने ईएमआई जा रही है और किसी भी चीज में निवेश नहीं है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिनारियो है। प्लीज ऐसी सिचुएशन में ना फंसें। आप 10 साल वेट कर लो,
मुझे पता है कि बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे कि अक्षत हमारी शादी कैसे होगी, आप कराओगे हमारी शादी। यार मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकता, मैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप नेगेटिवली डाइवर्सिफाइड होते हो। नेगेटिव डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि आप कोई एसेट ओन ही नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट जो आपकी तनख्वाह आती है वो भी चली जाती है लोन पे करने में। अगर आपके पास कोई एसेट नहीं है, आपने सिर्फ एक घर खरीद रखा है ईएमआई पे, तो वो टेक्निकली घर अभी बैंक का है। अगर आप ईएमआई पे नहीं कर पाए तो बैंक आपका घर उठा के बेच देगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी नौकरी चली जाती है या कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है आपके साथ, या जनरली मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है उस फ्लैट को लेके, तो आपके लिए वो फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। सो ऐसे बड़े मोटे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप थोड़ा सोचें, थोड़ा समझें, तभी आप इन्वेस्ट करें। मेरी यहां पे सिंपल सी एडवाइस आपको ये होगी कि अगर आप घर किराए पे देने के लिए खरीद रहे हैं तो कृपया ना खरीदें, आप घर रहने के लिए खरीदें, दैट्स वन। सेकंड, आप घर तभी खरीदें या रियल एस्टेट तब खरीदें जब आपका पोर्टफोलियो डिजाइन सेंसेबल हो, एंड बाकी की चीजें भी आपने ध्यान रखी हो जो मैंने इस वीडियो में बोली। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है एंड मैं उसके लिए कृतज्ञ रहूंगा। ओके, आप मुझे बताइए कि आपको मेरी शुद्ध हिंदी पसंद है कि नहीं, तो मैं उसी हिसाब से अपनी कॉन्वर्सेशन इस चैनल पे स्ट्रक्चर करूंगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून।